हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, इसका हम 9th पार्ट देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो है हमने 8 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जाना, काइबर पास के बारे में जाना, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके बारे में जाना। हमने फिर जो है हिमालयस के बारे में जाना, फिजिकल फीचर्स जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उसके बारे में जाना, ग्लेशियर्स क्या होते हैं उसके बारे में जाना, एक कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर हमने नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसके बारे में भी डिस्कशन किया। हिमालयस के बारे में हमने जाना। फिर जो बहुत वास्ट जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके बारे में जाना। तो फिजिकल डिविजन्स है नॉर्दर्न प्लेन के, इंदस सतलज प्लेन, गंगेटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इनके बारे में जाना। उसके बाद जो है हमने जो सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, हमने जो प्लेन एरिया है इंडियन पेनिनसुला का, जो इंडियन पेनिनसुला वाला जो पार्ट है जिसमें सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटियो, उसके बारे में जाना। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हमने डेक्कन ट्रैप्स के बारे में जाना। और यहाँ पे हम ये डिस्कस करते करते आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होता है? जो कोस्ट वाला जो एरिया है, जो इंडिया का ये एरिया है जहाँ पे समुद्र है, ठीक है, ये एरिया जहाँ पे इंडिया का समुद्र है, उनके बारे में ये जो प्लेन एरिया है, ये जो यहाँ कोस्टल, ये जो समुद्र है, और जो इंडिया का जो प्लेटियो वाला प्लाट है, जो पेनिनसुलर प्लेटियो के बारे में हमने पढ़ा, तो इनके बीच में ये जो नैरो जो कोस्टल प्लेन्स है, इनके बारे में हमको जानना है। और जो आइलैंड्स है, आइलैंड ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इस तरफ है और लक्षद्वीप आइलैंड इस तरफ है, इनके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द कोस्ट इज वेयर सी मीट्स द लैंड। तो कोस्ट क्या होता है? कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्ट क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे समुद्र और जो जमीन है वो मिलते हैं। तो इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं द सी कोस्ट। तो एक सी कोस्ट है यहाँ पे। तो इन दिस पिक्चर हम क्या देख सकते हैं? एक बहुत ही विशाल समुद्र है, वास्ट सी एंड अ सैंडी बीच, ठीक है, समुद्र है और एक सैंडी बीच है। बीच कौन सा एरिया होता है? जो समुद्र के किनारे वाला एरिया जो होता है उसे बीच कहा जाता है। बट इन सम प्लेसेस देयर इज नो बीच। तो कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हमेशा नहीं समुद्र जो है प्लेन एरिया से टकराता है। तो सी जो है लैप कहाँ करता है? रॉकी स्लोप, जो माउंटेन का जो किनारे वाला एरिया है वहाँ पे लैप करता है। तो वहाँ पे जो है ग्रुप कोई आइलैंड कोस्टल प्लेन्स नहीं होता। तो कोस्टल रीजन अट्रैक्ट टूरिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। तो जैसे कि हमको पता है कोस्टल एरियाज जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है, वहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं, समुद्र की लहरें होती हैं, समुद्र का जो नीला नीला पानी दिखता है, आकाश भी साफ होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इन अपनी नेचुरल ब्यूटी के कारण। तो फिगर 2.19 में हम देख सकते हैं ये। तो देयर आर नैरो प्लेन्स अलॉन्ग द सी कोस्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटियो। तो जो जैसे कि मैंने अभी आपको पिक्चर में बताया कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटियो वाला जो रीजन है, यहाँ पे ये नैरो प्लेन है, ठीक है, नैरो मतलब सकरा प्लेन है, सी कोस्ट, ठीक है, ये सी कोस्ट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटियो, ठीक है, दिस आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, कहाँ से कहाँ होता है? लाइज फ्रॉम द सयादरी रेंज, ठीक है, सयादरी रेंज जो गुजरात में पड़ेगा, सयादरी रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम कच्छ कथिवार इन गुजरात, काथियावाड़ इन गुजरात, ठीक है, गुजरात वाला जो एरिया है कच्छ एंड कथिवार, वहाँ से लेके मुंबई, ठीक है, गुजरात से लेके मुंबई, मुंबई से लेके आपका पूरा गोवा होते हुए जो सदर्न टिप है केरला का, वहाँ तक की स्ट्रेच करता है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? जो हमने इस तरफ देखा था, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, से महानदी डेल्टा, गोदावरी कृष्णा डेल्टा होते हुए ये पूरा कन्याकुमारी तक आता है। द टू प्लेन्स, ठीक है, ये जो दो प्लेन्स है कोस्टल ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट, जो कोस्टल प्लेन्स है वो कहाँ पे मीट करते हैं? कन्याकुमारी पे मीट करते हैं, जो हमारे इंडियन जो पार्ट है उसका सदर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट होता है वैसे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, लेकिन अगर हम इस लैंड मास की बात करें तो यहाँ पे कन्याकुमारी होता है। तो वेस्टर्न प्लेन इज नैरोवर एज कम्पेयर टू ईस्टर्न प्लेन। तो वेस्टर्न प्लेन जो है, ठीक है, ये जो वेस्टर्न प्लेन है ये क्या है? नैरो है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न प्लेन। द फॉर्मेशन ऑफ दिस टू प्लेन्स एंड देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये जो फॉर्मेशन है ये दोनों प्लेन का और इनके जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो दोनों से अलग है। तो हम फाइंड करेंगे कैसे अलग है। तो जैसे कि हम प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने ये चीज़ें जानी है कि जो भी जोग्राफिकल फीचर्स हैं हमारे कंट्री में या कहीं पे भी हमारे अर्थ पे, उसका फॉर्मेशन की एक लंबी कहानी है, हज़ारों साल नहीं लाखों साल पुरानी कहानी है।
तो यहाँ पे भी ये कहानी कंटिन्यू रहेगी। तो कैसे है, जो ये वाला जो वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये कैसे बना। तो यूजुअली जो कोस्टल प्लेन्स है ये इन प्रोसेसेस से बने। तो फर्स्ट है जियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फोर्सेस इन अर्थ इंटीरियर। ठीक है, जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जियोलॉजिकल एक्टिविटी हम जानते हैं जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, ये अर्थ का टेक्टोनिक जो प्लेट्स है उनका बिखरना। तो ये जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है और जो फोर्सेस है अर्थ के अंदर से, ये क्या कर सकते हैं, जो कोस्टल एरियाज है उसको या तो सबमर्ज कर सकते हैं अंदर में समुद्र के अंदर, या तो फिर लैंड बिनीथ द सी टू इमर्ज। ठीक है, क्या है मतलब जो वहाँ पे जो लैंड है या तो वो समुद्र के अंदर चले जाए और या तो समुद्र के अंदर जो लैंड है वो समुद्र के बाहर आ जाए। ठीक है, ये तो दिस प्रोसेस आर कॉल्ड सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस। तो ये दो प्रोसेस है, इनको क्या कहा जाता है, सबमर्जेंस कहा जाता है और इमर्जेंस कहा जाता है। तो सबमर्जेंस मतलब डूब जाना, तो कोस्टल एरियाज जो है वो क्या हो गई, पानी में डूब गए, या तो फिर ये क्या हुआ, जो सी में जो लैंड है वो सी के बाहर आ गया, तो इसे इमरजेंस कहा जाता है। और रिवर्स जो है वो डिपॉजिट करते हैं सेडिमेंट्स जो एक्यूमुलेट होते हैं लाखों साल से, और ये प्लेन को फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा जो ये वाला प्लेन है ईस्टर्न प्लेन है, क्योंकि ईस्टर्न प्लेन्स पूरा डेल्टा पे है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टास। ठीक है, तो द सी लेवल चेंजेस कंटिन्यूसली, और थर्ड रीजन ये होता है जो सी का लेवल है वो कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है। तो हमको अब एग्जामिन करना है ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये आपका देखिए ये दोनों प्लेन है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये कम चौड़ा है, ठीक है, कम लेस नैरो है, और ये ज़्यादा नैरो है। ठीक है, ये ज़्यादा नैरो है, ये वाला पार्ट। ठीक, तो देखेंगे सबसे पहले हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में जानेंगे। तो दिस प्लेन इज सिचुएटेड इन बिटवीन अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट। तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ये जो अरेबियन सी है और ये जो वेस्टर्न घाट्स है, इनके बीच में जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है। ये वेस्टर्न घाट्स है और ये अरेबियन सी है। ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड बाई सबमर्जेंस ऑफ लैंड। तो ये कैसे क्रिएट हुआ है, सबमर्जेंस ऑफ लैंड। तो अभी हमने देखा सबमर्जेंस और इमर्जेंस के बारे में। तो सबमर्जेंस क्या होता है, ज़मीन का जो है पानी में डूब जाना, मतलब समुद्र में डूब जाना। तो सेडिमेंट्री डिपॉजिट ऑन दिस सबमर्ज्ड लैंड ओवर लैक्स ऑफ ईयर ग्रेजुअली बिल्ट अप दिस कोस्टल प्लेन्स। और जो ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, लैंड क्या हो गई, समुद्र में डूब गई। तो अब डूबने के बाद जो इस एरिया में जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होते गए ये सबमर्ज्ड लैंड में लाखों साल तक, तो इससे ये जो कोस्टल प्लेन है वो फॉर्म होगा। दैट इज वाई इट इज नैरो कोस्टल स्ट्रिप। इसलिए ये क्या है, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है, एक पतला सा एक कोस्टल स्ट्रिप है। इट्स एवरेज ब्रेथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और अगर हम इसका ईस्ट से वेस्ट हम इसका ब्रेथ देखें तो ये कितना है, 64 किलोमीटर है। इट हैज़ स्टीप ग्रेडियंट, और इसका ग्रेडियंट कैसा है, स्टीप है। स्टीप मतलब इसका ढाल जो है वो काफ़ी इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का है, मतलब एक खड़ी ढाल है, मतलब जैसे ये एक खड़ा ढाल हुआ, और अगर हम इस तरीके से बोले तो ये उतना खड़ा नहीं है, तो ये ज़्यादा मतलब इसका ग्रेडियंट जो है, इसका जो स्लोप है वो बहुत ही ज़्यादा ढलान वाला है। सो द रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर अक्रॉस द प्लेन। तो ये जो रिवर्स, इसमें अगर कोई नदी बहती है तो वो पैरेलल बहती है ईच अदर से। दे आर शॉर्ट शिफ्ट सो दे डू नॉट कैरी मच सेडिमेंट्स। और ये क्या है, छोटी नदियाँ हैं और एकदम तेज बहाव से, क्योंकि ग्रेडियंट ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेडियंट स्लोप ज़्यादा है, इसलिए क्या है, ये बहुत तेज गति से बहती है। तो व्हाट सेडिमेंट दे कैरी इज डिपॉजिटेड इन द डीप सी, नॉट एट द माउथ ऑफ द रिवर। और जो भी सेडिमेंट्स ये कैरी करती हैं ये समुद्र में अंदर जाके गिरता है, माउथ में नहीं होता। रिवर के जो माउथ है, रिवर का माउथ क्या होता है, जहाँ पे समुद्र और नदी मिलती है उसे माउथ ऑफ द रिवर कहा जाता है, तो वहाँ पे नहीं, डीप सी में गिरती है। तो दस द माउथ ऑफ दिस रिवर्स आर कॉल्ड ईस्ट्यूरी एंड इज ओपन एंड सेडिमेंट फ्री। और ये जो माउथ है जो रिवर्स का जो अरेबियन सी में बहती है, इसे क्या कहा जाता है, ईस्ट्यूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईस्ट्यूरी कहा जाता है। और ये ओपन होती है और यहाँ पे कोई सेटलमेंट डिपॉजिट नहीं होता एज कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न घाट्स में हमने देखा, हमने महानदी के बारे में देखा है, हमने गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में देखा, इस तरीके के डेल्टा यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता। तो स्ट्रेच ऑफ द कोस्टल प्लेन फ्रॉम दमन टू गोवा इज कॉल्ड कोंकण प्लेन। तो जो
ये कोस्टल प्लेन है इसे भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो तो गोवा, दमन से लेके गोवा वाला पार्ट है उसे कोंकण प्लेन कहा जाता है और इट इज क्वाइट रग मतलब उबड़ खाबड़ वाला एरिया है। द मुंबई हार्बर इज ऑन दिस कोस्ट, और मुंबई हार्बर जो है इसी कोस्ट पे है। और फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर, और गोवा से मैंगलुरु इट इज कॉल्ड कर्नाटका और मैसूर प्लेन। और जो गोवा से मैंगलोर इसे क्या कहा जाता है, कर्नाटका या फिर मैसूर प्लेन कहा जाता है। फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी केप कॉमिडॉन कहा जाता है और इसे मलाबार प्लेन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मलाबार प्लेन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो मैप में नहीं बताया गया है। ओके तो ये आप ये हम देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो गोवा से मैंगलुरु, ठीक है, इधर इधर कहीं पे आएगा ये। तो ये क्या है आपका गोवा से मैंगलुरु जो है ये क्या है आपका मैसूर प्लेन आ गया। पहले आपका कोंकण प्लेन आ गया, फिर उसके बाद मैसूर प्लेन आ गया। उसके बाद जो लास्ट नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसे हम कह सकते हैं केप कोमिडॉन, मलाबार प्लेन। These are backwaters. So a striking geographical feature of the Malabar Plain is its long and narrow backwaters. तो अब ये जो मलाबार प्लेन वाला जो एरिया है इसकी सबसे एक स्ट्राइकिंग जोग्राफिकल फीचर्स, हम स्ट्राइकिंग जोग्राफिकल फीचर्स मतलब इस तरीके का जोग्राफिकल फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक अद्भुत है ना, अद्भुत हम बोल सकते हैं। तो इसका क्या है, लॉन्ग एंड नैरो बैकवाटर्स। तो बैकवाटर्स क्या होता है, तो दे फॉर्म बिकॉज ऑफ द सी डिपोजिट सैंड और द माउथ ऑफ द रिवर। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, क्योंकि सी का जो डिपोजिटेड सैंड है वो जो रिवर के माउथ में वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और ये जो सलाइन वाटर जो सी का एंड द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर्स मिक्स इन बैक वाटर। और ये जो सलाइन वाटर जो समुद्र का है और फ्रेश वाटर जो रिवर्स का है वो इन बैक वाटर्स में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। पीपल हु लिव हियर फिश एंड ट्रैवल बाई बोट। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ये जो बैक वाटर है इसमें ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। तो कोची हार्बर इज लोकेटेड इन दिस बैक वाटर, और कोची हार्बर जो है इस बैक वाटर पे लोकेटेड है। तो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो ये वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला एरिया है, यहाँ पे लोगों का हैबिटेशन मतलब इंसानों का रहना बहुत ईजी है, इसलिए यहाँ पे लोग रहते हैं। प्लांटेशन, कौन से प्लांटेशन होते हैं, रबर, छिछोना, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कोकोनट, कैशो आर फाउंड हियर। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो रबर आपको पता है जो हम रबर वगैरह यूज़ करते हैं, छिछोना, कॉफ़ी, ये सब कॉफ़ी बीन्स, और स्पाइसेस कोकोनट, नारियल, कैशू, काजू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। शुगर केन एंड राइस भी कल्टीवेट किया जाता है जहाँ पे लो लाइंग फील्ड्स हैं। और टी वाइल टी इज़ ग्रोन इन अपर स्लोप्स ऑफ हिल, और जो हिली एरिया है वहाँ पे चाय की खेती की जाती है। द रीजन हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम ट्रेड विद अरब कंट्रीज़। तो जैसे कि हमने जब हिस्ट्री हमने पढ़ा तो हमने ये देखा है कि ये जो एरिया है यहाँ पे ही लोग आए, यहाँ पे स्पाइसेस के लिए आए, और जो अरब कंट्रीज से जो लोग आते थे वो यहाँ पे ट्रेड के लिए आते थे। तो हम ये जो यहाँ की जो बहुत लंबी मैरीटाइम हिस्ट्री है, मैरीटाइम हिस्ट्री मतलब यहाँ पे लोग मरीन एरिया जो समुद्र के रास्ते हैं वहाँ से आए और यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ पे आए, बसे, रहे, यहाँ से सामान लेके गए अपने कंट्रीज में, उन्होंने बेचा। तो वास्को डी गामा सेल्ड हियर विथ हिज फ्लीट इन 1498। तो वास्को डी गामा जो है, जैसे कि हम वास्को डी गामा के बारे में हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, तो वो सेल करते हुए यही इसी एरिया में आए 1498 में। तो पोर्चुगीज एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग पोस्ट एंड रूल इन गोवा। तो जो पोर्चुगीज आए यहाँ पे उन्होंने अपना ट्रेडिंग पोस्ट जो है गोवा में बनाया और अपना एक राज्य भी गोवा में उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो द नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड गुजरात प्लेन। और जो नॉर्दर्न सेक्शन है इसको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न सेक्शन को गुजरात प्लेन कहा जाता है। इट कवर्स द कोस्टल एरियाज ऑफ, ये क्या क्या कवर करते हैं, कोस्टल एरियाज जो है कच्छ का और सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड इंटरनल प्लेन्स ऑफ गुजरात। तो ये पूरा गुजरात एरिया को कवर अप करता है। द बानास, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती रिवर्स फ्लो हियर। तो इतनी सारी नदियाँ यहाँ बहती हैं। तो कच्छ सौराष्ट्र प्लेन इज सेमी एरिड एरिया। तो सेमी एरिड एरिया मतलब थोड़ा सूखा एरिया है। एंड सॉइल इज सलाइन। तो यहाँ पे जो सैंडी सॉइल है वो क्या है, सलाइन है। ठीक है, सलाइन मतलब नमक वाला है जो। इट फ्लड्स एंड बिकम स्वैम्पी ड्यूरिंग रेनी सीजन। और रेनी सीजन के समय क्या होता है, यहाँ पे बाढ़ सी आ जाती है और ये जो एरिया कैसा हो जाता है, कीचड़ दलदल वाला एरिया हो जाता है। द रीजन बिगैन टू डेवलप रैपिडली आफ्टर क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम वाज डिस्कवर्ड हियर। और क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम की डिस्कवरी के बाद ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत
तेजी से डेवलपमेंट हुआ। अब हमको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में जानना है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में। तो इट्स स्प्रेड फ्रॉम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। तो कहाँ से कहाँ है ये, एक बार और हम मैप को देखेंगे। तो ये पूरा जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा वाला एरिया है, वहां से लेके पूरा कन्याकुमारी तक यहाँ पे लोकेटेड है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लैंड इमर्जेंस। तो अब जो है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैसे इमर्ज हुआ था? सबमर्जेंस से, और ये लैंड इमर्जेंस से ओरिजिनेट हुआ है। तो इसका एवरेज विड्थ क्या है? 160 किलोमीटर टू 480 किलोमीटर तक। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का क्या था? 64 किलोमीटर, और इसका कितना है? 160 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक है। बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, लार्ज रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द पेनिनसुला डिपॉजिट देयर सेडिमेंट ऑन द प्लेन विच हैज़ जेंटल ग्रेडियंट। और बहुत बड़ी बड़ी जो नदियाँ, जैसे कि महानदी हो गया, गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ये सारी नदियाँ जो है इसी कोस्टल प्लेन्स में आती हैं। यहाँ पे ये फ्लो होती हैं और डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रेडियंट क्या है? जेंटल ग्रेडियंट है, मतलब ज़्यादा झुकाव वाला जो बहाव नहीं है, स्लोप जो है वो जेंटल है। द रिवर्स हैव फॉर्म्ड लार्ज वाइड डेल्टा एट देयर माउथ। तो जैसे कि हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, पहले के सेक्शंस में हम पढ़ चुके हैं, जो नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं समुद्र से, तो वो अपने माउथ पे क्या बनाती हैं? बड़ी बड़े डेल्टास बनाती हैं। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिन्नर डेल्टास बीइंग द मेजर वन। सो ये मेजर डेल्टास है। तो इरोशन बाय सी हैज क्रिएटेड ह्यूज लगून्स इन दिस कोस्टल प्लेन्स नॉन एज चिल्का लेक्स। तो जो इरोशंस हैं सी के द्वारा, तो इससे बड़े बड़े जो है लेक्स यहाँ बने हैं। लगून, ह्यूज लगून मतलब जो समुद्र के पास में जो लेक बनता है उसे लगून कहा जाता है। तो यहाँ पे एक कोस्टल प्लेन्स में एक लेक है, चिल्का लेक, जो काफ़ी फेमस है, उड़ीसा का चिल्का लेक, जहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, डॉल्फिन देखने भी जाते हैं। द वेव्स इन द डेल्टानिक एरियाज हैव ऑल्सो क्रिएटेड लगून सराउंडेड बाय सैंड ड्यून्स। तो यहाँ पे जो वेव्स हैं डेल्टानिक एरियाज में, इससे काफ़ी लगून्स भी क्रिएट हुए हैं, जिसको सैंड ड्यून्स से सराउंड किया गया है। तो पुलिकेट लेक बीइंग ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, और इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल क्या है? पुलिकेट लेक्स हैं। द नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फॉल्स इन ओडिशा स्टेट, ठीक है, नॉर्दर्न सेक्शन कहाँ पे है? उड़ीसा स्टेट में फॉल होता है। महानदी रिवर हैज कार्व्ड अ वास्ट एंड फर्टाइल डेल्टा वेयर राइस एंड जूट आर ग्रोन। तो महानदी रिवर जो डेल्टा फॉर्मेशन करती है, फर्टाइल लैंड जो क्रिएट करती है, उसमें राइस और जूट उगाया जाता है। चिल्का लेक भी यहाँ पे है, जो कि फेमस है प्रॉन्स के लिए और श्रिम्प्स के लिए, जो कि अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। द मिडिल सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न प्लेन फॉर्म द आंध्र प्रदेश कोस्टल रीजन, इट इज कॉल्ड काकीनाडा प्लेन। द गोदावरी कृष्णा रिवर्स हैव फॉर्म्ड लार्ज डेल्टास here। तो गोदावरी और कृष्णा रिवर्स जो है यहाँ पे बड़े बड़े डेल्टास फॉर्मेशन किए हैं। पुलिकट लेक एंड विशाखापट्टनम हार्बर आर लोकेटेड here, and the southern part of the eastern coastal plain spread from over coastal Tamil Nadu, and it is known as Coromandel coast. Kaveri and Pennar rivers flow through the plain and have formed delta. Chennai harbor is on this coastal plain. तो इकोनॉमिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है इन कोस्टल प्लेन्स का, उसके बारे में हमें जानना है। तो इंडिया का जो कोस्टल प्लेन्स है हैव बीन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स है, इसके बारे में हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है, हिस्ट्री में अभी हमने देखा वास्को डी गामा के बारे में। और इकोनॉमिक तरीके से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समुद्र के रास्ते जो है सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री को ले जाया जाता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है और स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स के भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्लेन एरिया है, यह है बहुत ही फर्टाइल एरिया है, एंड इन द वाइडर स्ट्रेच, और इन बहुत वाइडर स्ट्रेच में क्या क्या उगाया जाता है? यहाँ पे राइस, शुगर केन, कॉटन जो है यहाँ पे उगाया जाता है। द कोस्टल एरियाज हैव कोकोनट, बीटल नट, रबर, बनाना, स्पाइसेस एज वेल एज लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ और क्या क्या मिलता है हमको? कोकोनट, नारियल, बीटल नट जो सुपारी होती है, और रबर हो गया, बनाना हो गया, स्पाइसेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है सॉल्ट का भी होता है। और हिली स्लोप्स में क्या उगाया जाता है? कैशू, काजू, कॉफ़ी, टी और स्पाइसेस उगाए जाते हैं। तो फिशिंग इज वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। तो यहाँ के लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन क्या होता है? फिशिंग होता है, मछली पालन करना होता है, मछली पकड़ना होता है। तो बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर फिश आर फाउंड इन एबंडेंस वेयर रिवर मीट्स द सी। तो हमको ये पता है, जहाँ पे नदी और समुद्र का मिलन होता है, तो वहाँ पे जो है मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे एरियाज़ में जो है मछली को
पकड़ा जाता है और बेचा जाता है। तो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ भी हैं यहाँ पे, जैसे कि फ़िश कैनिंग, फ़िश ऑयल एक्सट्रैक्शन की इंडस्ट्रीज़ हो गई, इस रीजन में ग्रो हुआ है। पर्लिंग इज़ ऑल्सो डन, पर्लिंग मतलब जो मोती, ठीक है, मोती का काम करने वाला जो है वो भी यहाँ पे होता है। तो विथ ऑयस्टर ब्रीड अलॉन्ग द शोर लाइन स्पेशली ऑन गुजरात कोस्ट। तो गुजरात कोस्ट वाला एरिया जो कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि गुजरात का जो कोस्ट है वहाँ पे कुछ एरियाज में जो है मोती का काम पाया गया है। जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तब की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो ऑयस्टर्स क्या होता है, एक तरीके का सी एनिमल होता है जिसके अंदर से मोतियाँ निकलती हैं। तो ये भी यहाँ पे है। तो कोस्टल प्लेन्स आर रिच इन मिनरल सोर्सेस ऑल्सो। तो अभी हमने देखा गुजरात वाले एरिया में पेट्रोलियम के डिपोजिट्स पाए गए हुए हैं। तो कोस्टल प्लेन्स में जो है मिनरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। तो वैल्यूएबल मिनरल फाउंड इन द सैंडी एरियाज इंक्लूड, तो कौन से मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं हमको, मोनाजाइट, इलिमाइट, जिरकॉन, रूटाइल, सिलेमाइट। तो ये सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। और कुछ मिनरल्स जो है वो एटॉमिक एनर्जी के लिए यूज़ किए जाते हैं। एटॉमिक एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑफशोर ऑयल का भी एक्सट्रैक्शन है सफिशिएंट क्वांटिटी में। और इंडिया का बिगेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड कहाँ है, मुंबई हाई। एंड ऑनशोर कहाँ है, ऑफशोर मतलब थोड़ा सा समुद्र के बाहर, और ऑनशोर मतलब समुद्र के अंदर। तो डेक्टानिक कावेरी ऑयल फील्ड ये इस कोस्टल प्लेन में लोकेटेड है। तो कोस्टल प्लेन्स आर वाइटल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोस्टल प्लेन्स। तो इंडिया का सबसे बिगेस्ट पोर्ट्स कौन से हैं, कांदला, मुंबई, मोरमुगु, कोचिन, त्रिवंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एक्सेट्रा, ये सारे जो है कोस्टल रीजन्स में लोकेटेड है। एंड मोस्ट ऑफ आवर कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड जो है इन्हीं पोर्ट्स के द्वारा होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान समुद्र के रास्ते भेजे जाते हैं। तो प्लेन आर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, इनका हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। तो फेमस प्लेसेस साइट्स भी यहाँ पे हैं, जैसे कि रामेश्वरम हो गया, कन्याकुमारी हो गया, कांचीपुरम हो गया, टेम्पल्स हो गए मदुरई के, सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च हो गया, ये सारी जो है कल्चरल इंपॉर्टेंस वाली जो प्लेसेस हैं वो भी है। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम अरेबिया, पोर्टुगल, नीदरलैंड, फ्रांस एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग पोस्ट अलॉन्ग दिस कोस्ट। तो इन कोस्ट में जो ये मर्चेंट्स वगैरह हैं जो बाहर देशों से आते थे वो पुराने समय में और आज भी जो है अपने ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पे एस्टैब्लिश करके रखा हुआ था। और आगे क्या है, व्हाट्स मोर द कोस्टल प्लेन्स आर रिच इन नेचुरल ब्यूटी एंड नॉन फॉर देयर सेलिब्रस क्लाइमेट। तो ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी फेमस है, जो कि हेल्थ और वेलनेस के लिए आप टूरिस्ट वगैरह जो है यहाँ पे लाखों संख्या में यहाँ पे विजिट करते हैं हर साल। और पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे बहुत हद तक ज़्यादा है। अब लाइफ क्या होती है ऑन शोर में, इन शोर्स में लाइफ कैसे होती है उसके बारे में हमको देखना है। तो इंडिया और इस जो आइलैंड ग्रुप्स है हैव 75,000 किलोमीटर लॉन्ग शोर लाइन। शोर लाइन मतलब इतना लंबाई में जो है शोर लाइन है, मतलब शोर लाइन मतलब कोस्टल एरिया है। तो मैनी विलेजेस आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट एंड वन ऑफ दम इज धर्मादम, ठीक है, धर्मादम जो मलाबार कोस्ट के में है केरला में, ठीक है। तो हमको बहुत सारे विलेजेस है, तो एक विलेज के बारे में हमको जानना है। तो क्या नाम है इसका, धर्मादम। तो द कोस्टल विलेज, दिस कोस्टल विलेज विच लाइज इन द मिडस्ट ऑफ कोकोनट ग्रोव्स हैव हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज। और ये जो कोस्टल विलेज है, कोस्टल विलेज मतलब जो समुद्र के किनारे बसा हुआ ये जो गांव है, यहाँ पे कोकोनट के ग्रूव्स है, मतलब कोकोनट की वहाँ पे बहुत सारे पेड़, ग्रूव्स मतलब क्या होता है, झुंड है ना, पेड़ों का झुंड। तो कोकोनट के बहुत सारे पेड़ों के झुंड है। और यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी रहती है, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटीज रहती हैं। तो इट हैड अ फ्लरिशिंग सी ट्रेड विद फार अवे कंट्रीज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। और पुराने समय में, पुराने हिस्टोरिकल टाइम से यहाँ पे सी ट्रेड होता आ रहा है अलग कंट्रीज से, दूसरी कंट्रीज के साथ में। So it is saw a constant give and take of people, culture and religion। तो इसलिए यहाँ पे constantly जो है वहाँ से लोग आ रहे, give and take of people मतलब people, culture and religion मतलब बाहर से सी ट्रेड हो रहा है, बाहर की कंट्रीज के साथ सी ट्रेड हो रहा है, तो बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, बस रहे हैं, तो उनके कल्चर जो है हम एब्सॉर्ब कर रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं तो हमारे कल्चर को वो बाहर लेके जा रहे हैं। तो गिव एंड टेक ऑफ पीपल, कल्चर एंड रिलीजन। द अर्ली इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एंड क्रिस्टियनिटी इन इंडिया वाज सीन अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट। तो अर्ली हम जब इस्लाम और क्रिस्टियनिटी की बात करते हैं, जो हमारे इंडिया का कल्चर नहीं था, अब है,
तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी इंडिया में कहाँ से आए, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आए। तो फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग नियर द सी। तो जो फिशिंग और एक्टिविटी है वो मेन ऑक्यूपेशन होता है, मेन कामकाज का जरिया होता है, लाइवलीहुड का जरिया होता है जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कैटरमैन विद अ हॉल ऑफ फिश ऑन द सी। तो कितनी सारी मछलियाँ लेके ये जा रहा है। कैटरमैन मतलब जो नाव चला के जो है ये मछलियाँ जो है लेके आते हैं। बिसाइड्स फिश, और फिश के साथ साथ ये क्या क्या लेके आते हैं समुद्र से, ऑयस्टर, मसल, क्रैब्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑयस्टर जिससे मोती मिलता है, मसल्स भी एक जानवर ही है जो समुद्र में पाया जाता है, क्रैब्स मतलब केकड़ा। तो एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री विच ग्रोस इन अबंडेंस हियर इज यूज्ड वन वे और अदर। तो जो कोकोनट ट्री होता है यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका हर एक पार्ट जो है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कोकोनट ट्री, तो उसका हर एक पार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आप कोकोनट का जो उसका मान ले, तो कोकोनट के अंदर का जो कोकोनट का पानी है वो हम पीते हैं, जो अंदर पानी निकलता है, जो नारियल पानी, कोकोनट का जो कोकोनट निकलता है जिसे हम नारियल खाते हैं, जो कर्नल निकलता है उसको भी हम खाते हैं। जो कोकोनट का जो ऊपर का जो बुश निकलता है उसमें तो बहुत सारी रस्सियाँ बनती हैं, बर्तन मांजने के काम आता है, बहुत सारे यूजेस आते हैं। कोकोनट के जो ट्रीज होते हैं उसके पत्ते जो होते हैं उससे झाड़ू वगैरह बनता है, और कोकोनट का जो डाल है उससे ये सब चीज़ें बनती है, जो नाव वगैरह बनती है। तो हर चीज़ में यूज़ होता है कोकोनट। तो फूड इज कुक्ड विद इन कोकोनट ऑयल। तो खाना बनाने के लिए जो कोकोनट, हम बताना भूल गई, तो कोकोनट सूखा कोकोनट है, उससे ऑयल भी निकलता है, तो ये कोकोनट ऑयल से खाना बनाया जाता है। तो कोकोनट का जो हस्क निकलता है, आजकल कोकोपीट होता है क्या है, ये कोकोनट का जो ये भूसा होता है ना, उसे कोकोपीट कहा जाता है, जिसको प्लांट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो कोकोनट का जो हस्क होता है उससे रस्सियाँ बनाई जाती है। जो ट्रंक है कोकोनट का उससे जो है हट्स और बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। और नाउ अ डेज ऑल द हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर। लेकिन आज की डेट में जो घर जो है पक्के घर बन रहे हैं, जो ब्रिक और मोटर से बनते हैं। लेकिन पहले के समय में जो ट्रंक्स है उसको यूज़ किया जाता था रूफिंग टाइल्स को सपोर्ट देने के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम फिशिंग के साथ साथ पीपल लोग यहाँ पे राइस भी उगाते हैं अपने फार्म्स में, और ये यहाँ पे वेजिटेबल्स भी उगाते हैं, जैसे कि पम्पकिन हो गया, और फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन हो गया, विच आर सोल्ड इन लोकल मार्केट, जो कि यहाँ के लोकल मार्केट में बेचे जाते हैं। बनानास होते हैं, केले होते हैं यहाँ पे वाइड स्प्रेड में, और जो केले के पत्ते हैं उनको प्लेट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। आज भी अगर आप साउथ इंडिया में रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएंगे तो आपको अगर थाली में भी खाना परोसा जा रहा है तो उसके ऊपर केले के पत्ते दिए जाएंगे, या तो फिर सिंगली जो केले के पत्ते हैं उसमें खाना दिया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है इस तरीके का खाना खाना। तो पीपल, और यहाँ पे लोग जो है गाय, भैंस और गोट का भी पालन करते हैं। तो टूरिज्म भी फ्लरिश होता है इन कोस्टल एरियाज़ में। पीपल जो है, लोग जो है यहाँ पे आना पसंद करते हैं, जो सैंडी बीचेस हैं वहाँ पे नहाना पसंद करते हैं, वहाँ पे घूमना पसंद करते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो डेविड एंड सुदीप लिव इन धर्ममंडम। तो ये धर्ममंडम में डेविड और सुमित रहते हैं। ये क्या है, मछुआरे हैं, लेकिन ये क्या है, गरीब हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद की फिशिंग बोट नहीं है और खुद के फिशिंग नेट्स नहीं है। तो सुदीप की जो मदर है वेक्स अप एट 3 in the morning। तो उसको कितने बजे उठाती है? रात के 3 बजे उठाती है। सर्व हिम सम कांजी। तो राइस के जो कांजी उसको देती है खाने के लिए। तो राइस ग्रूनल क्या होता है? तो जो रात का जो बचा हुआ चावल होता है उसको पानी में और दही में भिंगा दिया जाता है और उसको सुबह खाया जाता है, इसे कांजी कहा जाता है। तो सुदीप ड्रिंक्स द कांजी। तो इसको पानी के साथ वो पी लेता है और रेडी बाई 4 o'clock टू गो फॉर फिशिंग। और 4 बजे वो रेडी हो जाता है फिशिंग जाने के लिए। और उसका जो फ्रेंड है डेविड, वो भी उसका वेट करता है समुद्र के सी शोर पे। तो बोथ वर्क फॉर रंजन ऑन हिज बोट। तो वो किसके लिए काम करते हैं? रंजन के लिए काम करते हैं जिसकी खुद की बोट है। रंजन इज नॉट रिच बट ही ओन्स अ बोट एंड बोट वर्थ 30,000। तो रंजन भी कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई इतना रिच आदमी नहीं है, कोई रईस आदमी नहीं है। उसके बस फ़र्क क्या है, उसके पास खुद की बोट है, कितने की? 30,000 की। एंड फिशिंग नेट वर्थ 2,000। तो उसके पास क्या है, बोट है 30,000 की, और एक फिशिंग नेट है कितने की? 2,000 की। 3 of them fish in the sea on the boat। तो तीनों जाके जो है समुद्र में जाके मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं, विच इज कॉल्ड कतारमन। ठीक है, कटामरन। ठीक है, कटामरन, कट्टूमरन। ठीक है, तमिल वर्ड है कट्टूमरन, कटामरन।
तो इज मेड बाय टाइंग 5 or 7 लॉन्ग वुडन प्लैंक्स टुगेदर विथ रोप्स। तो ये क्या होता है, कटमरन क्या होता है, एक 5 से 7 जो है वुडन लॉक्स को, प्लैंक्स को रोप्स के साथ एक साथ बांधा जाता है। तो फिशरमैन इनको यूज करते हैं सेल करने के लिए, क्राफ्ट को वेंचर आउट ऑफ द सी, ठीक है, समुद्र में। द लॉक्स आर कट एंड शेड विद द एक्स इन द शेड ऑफ अ सेल by the shore. Most of the small fishermen use catamarans to fish. They cannot venture too far out the sea compared to the boat. तो ये क्या है, एक छोटा तरीके का नाव होता है, यहाँ पे दिया गया है ये, ठीक है, इस तरीके का नाव होता है। तो ये जो लकड़ियाँ के टुकड़े हैं इसको एक साथ रस्सियों से बांधा जाता है, और ये ज़्यादा दूर तक जाने के लिए नहीं है, समुद्र में ज़्यादा दूर तक जाने के लिए नहीं, एक सीमित जगह तक जाने के लिए है। तो इसको बनाया कैसे जाता है, लॉक्स को कट किया जाता है, शेप किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है इसको रेडी करके इसमें मछलियां पकड़ने जाते हैं। तो व्हेन दे रीच द शोर द सेवरल फिशरमैन हेल्प देम टू पुश द कटरमैन इनटू द वाटर। जब वो समुद्र के किनारे जाते हैं तो कुछ और जो मछुआरे हैं, तो यहाँ पे देखिए सब मिलजुल के काम करते हैं। तो कुछ और जो मछुआरे हैं वो क्या करते हैं, ये जो फिशरमैन्स हैं वो इस कटरमैन को पुश करते हैं ताकि वो पानी में जा सके। तो सेल्स, नेट एक्सेट्रा आर सिक्योरली फास्टन टू प्रिवेंट द वेव्स फ्रॉम वॉशिंग देम अवे। तो ये जो सेल्स है, ये जो नेट वगैरह है, उसको अच्छे से बांधा जाता है ताकि वो पानी में बह ना जाए। दे unfurl the sail after some time. At night the wind blows from land towards the sea. तो देखिए समुद्र का जो एक वो होता है कि रात के समय जो है हवा जो है कैसे बहती है, लैंड से समुद्र की ओर। तो लैंड से समुद्र की ओर, तो जो भी जो सेलिंग डिवाइस है, जो भी ये इस तरीके की नाव है, वो खुद ब खुद जो है लैंड की तरफ आ जाती है। तो विंड्स हेल्प देम टू सेल आउट ऑफ द सी। तो ये जो विंड है वो उनकी हेल्प करती है ताकि वो समुद्र के से बाहर आ सके। तो द विंड डायरेक्शन चेंजेस इन आफ्टरनून। तो ये जो विंड का डायरेक्शन है वो आफ्टरनून में चेंज होने लग जाता है, ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड। तो लैंड की तरफ आने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, वो शोर पे मछलियाँ पकड़ के वापस आ जाते हैं। तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब भी हम पढ़ते हैं तो एक बार आप इमेजिन करके पढ़िए कि सही में 2 आदमी है, समुद्र में जा रहे हैं, कैसे वापस आएंगे, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखें। इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है ना पढ़ना। तो ये क्या आप जान लीजिए कितना ये आसान टास्क नहीं है ना, बोट को सी में लेके जाना फिर वापस आना। तो हार्ड वर्क होता है। बोट को रो करना मतलब आगे की तरफ ढकेलना, and align the sail in the direction of the wind। और जो हम जो जा रहे हैं आगे समुद्र में, उसको हम विंड के डायरेक्शन में लेके जाए। तो हैवी जो नेट है उसको कास्ट करना और मछलियाँ पकड़ना, हॉल इन द कैच मतलब मछलियाँ पकड़ने का काम करना। तो फिशिंग एट सी इज़ नॉट जस्ट टफ बट डेंजरस टू। अब ये कठिन काम नहीं, साथ साथ डेंजरस वर्क भी है कि कोई गारंटी नहीं है कि फिशरमैन जो गए हैं वो वापस घर आएंगे कि नहीं आएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर समुद्र में कुछ हलचल हुई, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो वो वापस आ ही नहीं पाएंगे। अगर जैसे कि देखिए कोई स्टॉर्म आ गया या उनकी बोट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई बड़ा रॉक है उससे उनके बोट जो है उसको हिट कर गई, तो वो 100 ऑफ पीसेस में ऐसे ही टूट जाएगा, कोई गारंटी नहीं है तो वापस आने का। तो समटाइम्स और क्या होता है, कुछ फिशेस होते हैं, बड़े बड़े फिशेस होती हैं, वो वहाँ पे हमला कर देती है। कार्निवरस फिश जो मांस खाती है, वो फिश अगर हमला कर दिया, अटैक ह्यूमंस को, तो भी वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तो बोट्स आर एंकर्ड व्हेन दे आर 2 to 3 किलोमीटर आउट ऑफ द सी। तो बोट्स को एंकर करना मतलब वहाँ पे बांध करके रखना, ठीक है। एंकर होता है इस तरीके का, आपने देखा होगा, मैं पर्टिकुलर ड्राइंग तो नहीं बना सकती। तो एक एंकर होता है जिससे बोट को रोका जाता है। तो ये एंकर कहाँ किया जाता है, 2 से 3 किलोमीटर समुद्र के बाहर। तो फिशरमैन स्प्रेड देयर नेट्स एंड कास्ट देम इन द वाटर। तो जो जहाँ पे ये 3 किलोमीटर आगे जब ये फिशरमैन जाते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जो नेट्स है उसको फैलाए जाते हैं। नेट्स आर हॉल्ड इन आफ्टर 1 or 2 hours आफ्टर विच द बोट आर रेडी टू रिटर्न। 1-2 घंटे के लिए नेट्स को बांध करके जाया जाता है ताकि जब मछलियाँ वो पकड़ ले तो वो बाहर जा सके। इट इज़ 12 noon और 1 o'clock बाय द टाइम दे रिटर्न टू द शोर। अब 12 से 1 के बीच में वो घर वापस आ जाते हैं। तो मैनी फिशर वुमेन वेट ऑन द बीच फॉर द बोट्स टू अराइव। और बहुत सारी जो फिशर वुमेन मतलब जो इनकी जो साथीगण हैं, इनकी जो बहन या जो भी लोग हैं, जो लेडीज़ हैं, फिशर वुमेन कहा जा रहा है उन्हें, वो बीच पे वेट करती है ताकि जो भी वो मछलियाँ पकड़ के आए तो उनको फिर वो रेडी कर सके। तो सिदीप और डेविड की मदर जो है वो बास्केट के साथ जो है शोर पे वेट कर रही है। द वुमेन रन टू द बोट्स द मोमेंट द कैच
कैचेस अनलोडेड, द ऑक्शनर्स आर अराइव। तो वुमेन्स जो है वो बोट के पास दौड़ती हुई जाती है कि हाँ बोट आ गया है, उसको अनलोड करना है, और साथ ही साथ ऑक्शनर्स जो मछली खरीदने वाले हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं कि जो भी मछली पकड़ी गई है उसको तुरंत वो मार्केट में बेचने के लिए ले जाए। तो यूजुअली क्या होता है, जो भी वो मछली पकड़ के जाते हैं वो बीच में ही ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन मतलब उसकी नीलामी कर देना, मतलब जो भी ऑक्शनर्स वहाँ आते हैं, जो भी मतलब वहाँ पे लोग मछली खरीदने के लिए आ रहे हैं, जो ज़्यादा रेट बोलेगा उसको मछलियाँ दे दी जाती है। तो द ऑक्शनर्स get part of the fish of the catch as their fee. The women and traders buy the fish and sell it in the market. तो जो भी वुमेन है, ट्रेडर्स हैं, वो मछलियाँ को खरीदती हैं और उसको मार्केट में सेल कर देती हैं। ट्रेडर्स मेक बी लाइन टू द रंजन बोट। तो एक ट्रेडर जो है वो बी लाइन में बनाता है कि रंजन का बोट आने वाला है। तो रंजन हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम हिम फॉर हिज सिस्टर वेडिंग। तो अब जो है जो रंजन ने क्या किया है, अपनी बहन की शादी के लिए लोन लिया है एक ठीक है, ये जो ट्रेडर्स है उससे। The condition was that Rajan would sell his catch at a cheap rate to him। और इसका कंडीशन क्या था, ये जो ट्रेडर है उसको क्या है, रंजन जो है अपना जो भी मछली लेके आएगा वो उसको कम दाम में बेचेगा। कितनी बुरी बात है देखिए। तो रंजन और इसकी जो साथीगण है डेविड और सुदेव सफर लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, रंजन और उसके जो साथीगण है उनको बहुत ही लॉस होता है इस ट्रांजेक्शन में, क्योंकि वो अगर किसी और को बेचते तो उनको अच्छे पैसे मिलते, लेकिन इस ट्रेडर को उनको बेचना पड़ रहा है जो उनको ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको लोन पटाना है, रंजन को लोन पटाना है। तो ट्रेडर्स जो है वो पैक करते हैं फिश को आइस में और सेल करते हैं फार अवे सिटीज़ में, ठीक है, और अब्रॉड भी जाता है और अच्छे खासे प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये आपका द कैच बीन ऑक्शन ऑन द शोर, ठीक है, ये मछली पकड़ के लाए हैं और ये मछली जो है यहीं पे बिकती जा रही है। तो रंजन डिवाइड्स द मनी द ट्रेडर गिव हिम इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो रंजन जो है जो भी उनको पैसे मिलते हैं जो मछली बेचने के बाद उसको 4 इक्वल पार्ट में देता है। तो सुदीप एंड डेविड गेट 1 पार्ट ईच एंड रंजन गिव्स 2 पार्ट। तो सुदीप और डेविड को एक एक पार्ट देता है और अपना 2 पार्ट रखता है। तो 1 पार्ट इज फॉर लेबर एंड अदर पार्ट फॉर हिज बोट एंड नेट। तो एक पार्ट उसके अपने लेबर के लिए और एक पार्ट उसके बोट और नेट के लिए। द कैच इज वेरी लीन ड्यूरिंग जनवरी एंड फरवरी। तो कैच जो है वो बहुत कम हो जाता है जनवरी फरवरी के टाइम में। देयर इज नो सर्टेनिटी दैट फिशरमैन विल गेट नेट एनीथिंग इवन आफ्टर अ हार्ड डेज एफर्ट ड्यूरिंग दिस मंथ। और ये बहुत ही अनिश्चित होता है कि जो फिशरमैन है वो पूरे दिन का काम करने के बाद उनको कुछ मिलेगा कि नहीं, मछली पकड़ पाएंगे कि नहीं। और ये सिचुएशन जनवरी फरवरी से लेके अप्रैल तक कंटिन्यू रहती है। एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर वर्कर्स लाइक सुदीप एंड स्मॉल फिशरमैन लाइक रंजन। तो ये बहुत ही कठिन स्थिति होती है इन वर्कर्स के लिए, क्योंकि अगर मछली नहीं पकड़ पा रहे तो बेचेंगे क्या, बेचेंगे नहीं, कुछ पैसे नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या। तो इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मनीज जो है ट्रेडर से बोरो करने के बाद अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिश इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी। तो मई जून और सितंबर के महीने में मछलियाँ अच्छी होती है, और इस सीज़न में जो है, इस टाइम में जो है फिशरमैन ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना लोन दे सकें। तो यहाँ पे बिग एंड स्मॉल फिशरमैन की हमको बात करनी है। तो काफ़ी सारा पार्ट अभी रिमेनिंग है, तो हम बाकी जो है पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जहाँ पे हम बिग और स्मॉल फिशरमैन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए। हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में जाना, वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जाना कि गरीबी जो है उसके कारण कितनी दिक्कतें होती हैं, कितने रिस्की काम उठाते हैं लोग हमारे लिए, आपके लिए, हमारी सुख सुविधाओं के लिए, ताकि हम मछली खा सकें। वैसे हम तो मछली नहीं खाते हैं, लेकिन जो मछली खाते हैं उनके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन फिशर्समैन को। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया। वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।